नमस्कार, मैं हूं उज्जवल नारायण और इस खास पॉडकास्ट सीरीज में हम आज बात करेंगे एक खास पुस्तक की, संकटग्रस्त बंगाल। ये पुस्तक हाल ही में 3 भाषाओं में रिलीज हुई है, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला। इस पुस्तक के लेखकों में से एक और संपादक जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण पांडे हमारे साथ हैं और उन्हीं से आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है इस पुस्तक की विषय वस्तु, किन किन विषयों पर उस पुस्तक में ध्यान दिया गया है, किन किन विषयों पर विशद अध्ययन किया गया है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये पुस्तक हमारे सामने रखती है, पाठकों के सामने रखती है। दीप जी, बहुत बहुत आपको बधाई इस पुस्तक के लिए। और सबसे पहले हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर है क्या इस पुस्तक में, इस पुस्तक में कितना बंगाल है और कितना संकट है। जी, धन्यवाद उज्जवल जी, आपने इस अवसर को प्रदान किया। देखिए, संकटग्रस्त बंगाल एक बंगाल की समसामयिक विवेचना, विश्लेषण करती है। कभी बंगाल सुनार बांग्ला के रूप में जाना जाता रहा। बंगाल ने इस देश को आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व दिया है। यदि हम बात करें आध्यात्मिक रूप से तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद इसी धरती पर हुए। ऐसे ही विज्ञान को देखें तो प्रफुल्ल चंद्र रे, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बसु, ये सब जो है भारत के अग्रणी वैज्ञानिक रहे। ऐसे ही राजनीतिक रूप में सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बंगाल ही नहीं पूरे देश को नेतृत्व करने में जाता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान बंगाल में। तो बंगाल आज कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक विपन्नता को प्राप्त किया है, जैसा इस पुस्तक में हमें दिखाई पड़ता है। ये पुस्तक जो है केवल लेखों का संग्रह नहीं है। हमारे लगभग 42 जो है शोधार्थी बंगाल का गहन शोध किए हैं। एक एक जिले में जाकर के, एक एक तहसील में जाकर के वहाँ के समाज को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ की महिलाओं की स्थिति को जाना है, समझा है। तो इस तरह से देखा जाए तो संकटग्रस्त बंगाल जो किताब आई है, ये लेखों के संग्रह के बाद एक टाइटल दिया गया है। हमारे जिन लेखकों ने बंगाल को देखा, जिन शोधार्थियों ने बंगाल को अनुभव किया, बंगाल में जिया, उनका जो अनुभव आया, उस अनुभव को हमने लेख में परिवर्तित किया और इस लेखों के संग्रहण के बाद हमने ये पाया कि बंगाल अभी संकटग्रस्त है। शोध में क्या होता है या लेखन में क्या होता है, पहले हम टाइटल डिसाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग शोध का अन्वेषण, तथ्यों का अन्वेषण करते हैं। लेकिन तथ्यों इस किताब में उल्टा है। तथ्यों को प्राप्त करने के बाद जो हमने बंगाल को जाना, जो बंगाल को समझा, वो हमने फिर इसको संकटग्रस्त बंगाल के रूप में दिखाया। डॉक्टर साहब, जो ये पुस्तक में आपने कई विषयों पर, जैसे मैं देख रहा हूँ 25 लेख हैं विभिन्न लेखों के, तो आपका संपादकीय मंडल ने किस ढंग से ये तय किया कि कौन कौन से विषय को टच करना है, जिससे कि आप बंगाल की जो परिस्थिति है या बंगाल में जो क्राइसिस है अभी मौजूदा, उसको बेहतर ढंग से सामने ला सके। तो इसके पीछे सोच क्या थी और किस ढंग से तमाम विषयों का आपने चुनाव किया? जी, बहुत अच्छा सवाल कहा आपने। हमने बंगाल को मुख्यतः 5 दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। पहला, बंगाल के वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा,
राजनीतिक रूप से बंगाल को जानने का प्रयास किया, उस तरह से इसमें लेख पुस्तक में दिए गए हैं। तीसरा, हमने बंगाल का सांस्कृतिक मूल्यांकन भी किया और सांस्कृतिक रूप से भी बंगाल को देखने का प्रयास किया, वो उस तरह के भी लेखों का इसमें संग्रहण है। चौथा, हमने बंगाल को आर्थिक रूप से देखने का प्रयास किया कि बंगाल की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के चलते वहाँ पे क्या अपग्रेडेशन है, क्या न्यूनीकरण है, उनको भी हमने जानने का समझने का प्रयास किया। और अंत में वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का कैसे आपस में संबंध है वहाँ पर, इसको देखने का प्रयास किया। तो इस तरह से हमने बंगाल को 5 दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया और उसी तरह के इन लेखों को भी हमने संग्रहित किया है। देखिए, मैं पुस्तक पढ़ने से तो लोगों को पता चलेगा ही कि आपने जो विषय रखे हैं उसका आउटकम, वो उसका जो है क्या आपको फाइंडिंग मिला है पढ़ने का, तो विस्तार से लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, मोटे तौर पे अगर एक पुस्तक पढ़ने से पहले एक पाठक इस बात की वानगी लेना चाहे कि क्या आपकी फाइंडिंग्स मिली है उसकी रुचि पैदा करने के लिए, तो मेरा सवाल यही होगा कि क्या ऑफ हैंड फाइंडिंग, मतलब एकदम फ्रंट, सबसे प्रमुखतः आपको क्या चीज़ें मिली इन तमाम विषयों पर जिससे कि पाठकों की इस पुस्तक में रुचि हो? देखिए, वहाँ पर बंगाल को समझना है तो पाड़ा क्लब या मोहल्ला क्लब को समझना पड़ेगा। पूरा बंगाल लगभग 28,000 पाड़ा क्लब में विभाजित है, सत्तारूढ़ दल के दृष्टिकोण से। और इसमें सरकार के द्वारा जो पाड़ा क्लब बना हुआ है, कोई ना कोई सोसाइटी है, कोई ऐसा बना हुआ है, और ये प्रतिवर्ष 1 से 1.5 लाख रुपया हर क्लब को सरकार से फंडिंग आती है। अच्छा। अब देखिए, इसी पाड़ा या मोहल्ला क्लब है, इसी से वहाँ की सामाजिक रचना बनती है, वहीं से वहाँ की जो है राजनीतिक संरचना का निर्माण होता है, और यहीं से ही आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण भी स्थापित होता है। तो जो ये एक संस्कृति से अपसंस्कृति की ओर लेके जाने वाला संकट है बंगाल को। अब देखिए, ये जो पाड़ा या क्लब जो है, मोहल्ला क्लब है, ये क्या करता, वहां पर कोई आर्थिक गतिविधि करता है तो उससे कटवनी करता। कटवनी का मतलब हुआ कमीशन खोरी। एक तोलू टैक्स भी बड़ा फेमस जी, है। तोलू टैक्स जानते ही आप। फिर क्या है कि यदि कोई नया घर बना रहा है तो पाड़ा क्लब का व्यक्ति वहां पे आ जाता है। और पाड़ा क्लब क्या है, कुछ बेरोजगार युवाओं का एक संग्रह है, समूह है, जो दिन भर कैरम खेलते हैं और समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। एक तो ये जाना हमने। दूसरा, हमने देखा कि कैसे घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल की मुख्य धारा के राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों में नेतृत्व करने लगे, बिना रोक टोक के। आप मुर्शिदाबाद से लेकर के सिलीगुड़ी तक जाएंगे तो आपको वहां पर स्पष्ट बांग्लादेशी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मतलब छुपाते भी नहीं है लोग कि वो बांग्लादेशी है। ऐसा छुपाते हैं। एक हमारे इस सर्वे के दौरान एक अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार हमने छापा मारा इनकम टैक्स का, तो पाया कि जो अपराधी था जिसने टैक्स नहीं भरा था, वो बोलता कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं क्यों भारत सरकार को टैक्स भरूं। बिल्कुल। तो ऐसे ही साक्ष्य वहाँ पर लोग दिखाई पड़ते हैं। और ये एक तरह से लोकल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सांठगांठ दिखाई पड़ती है वहाँ पर। तो हमने एक दूसरा स्वरूप ये देखा। तीसरा स्वरूप देखा हमने, वहाँ की महिलाओं में बड़ी असुरक्षा की भावना है। बात को समझिएगा, ये मैं मालदा रीजन की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे 1-2 दीदी नहीं, कई दीदी जो है अपने सास ससुर को भी पाल रही हैं,
उनकी सेवा कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं। उनका पति कमाने के लिए गया, 2 साल से नहीं वापस आया। ऐसी एक दो दीदी की बात नहीं है, कई दीदियों के साथ ऐसा हो रखा है वहां पर। तो ये एक जो बेरोजगारी के साथ पलायन हुआ, उस पलायन के साथ जो सामाजिक बिखराव वहां पर दिखाई पड़ता है, ये भी एक वहां का आता है। चौथा, हमने देखा कि आप उत्तर भारत या दक्षिण भारत में जाएंगे तो एक ही परिवार के अंदर 2-3 राजनीतिक दल के व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। ऐसा राजनीतिक सहिष्णुता या सह अस्तित्व के साथ यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवहार होता है। बंगाल में ऐसा को शायद असंभव एक भी परिवार ऐसा दिखाई ना पड़े। यदि एक परिवार के 2 भाई 2 पार्टी में हैं तो दोनों एक साथ में खाना नहीं खाएंगे, वो एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहेंगे। और वहां तो एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला के प्रति बहुत ही तगड़ा आक्रोश रखता है, दूसरी पार्टी का है तो वहां पे राजनीतिक सहिष्णुता या राजनीतिक सह अस्तित्व का जो है बहुत बड़ा कमी दिखाई पड़ता है। जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई लेखों में मुझे भी दिखा, इस ढंग की वानगी दिखी, और डेमोग्राफी चेंज के बारे में भी जो आपने कहा वो दिखा। लेकिन यहाँ मेरा सवाल है, जब परिस्थितियाँ ऐसी हैं और किताब पढ़ने से साफ पता चलता है कि जो लेखक हैं विभिन्न लेखों के, वो फील्ड में गए हैं, तो किस ढंग की चुनौतियां जो हैं इसको कलेक्ट करने में, इसका डेटा कलेक्शन करने में आप लोगों को झेलना पड़ा, उन तमाम लेखों की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, ये हमारा जो अध्ययन था 100% अकादमिक शैक्षणिक अध्ययन था। इस शैक्षणिक अध्ययन के लिए हम लगभग 40 शोधार्थियों के साथ बंगाल में गए और हमने बंगाल के लगभग तालुका तक जाने का प्रयास किया। और इसमें पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जाने का उद्देश्य क्या था। ऐसे ही हमारे कुछ शिक्षा विदों के साथ बातचीत हो रही थी, बंगाल में रियलिटी क्या है, जो मीडिया दिखाता है वो सही है क्या, इतना विषय आता है। तो हमने कहा इसका हम लोग योजना बनाते हैं, और छुट्टी का समय था तो ऐसे हमारे लगभग 15-20 शिक्षक मित्रों ने योजना बनाई और उन्होंने अपने शोधार्थियों के साथ में बंगाल जाने का प्रयास किया, योजना बनाई। तो हमने पूरा बंगाल को देखा। इस पुस्तक में हमने बंगाल के ऐतिहासिक स्वरूप को जाना। इस पुस्तक में वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ऐसे हमने इसका लेखों का विभाजन किया। और हमने ऐतिहासिक विवेचना जो पाई वहाँ की, कभी सोनार बांग्ला रहा यह क्षेत्र, आज विपन्नता को प्राप्त किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों का यहाँ पर बहुत ही अवमूल्यन हुआ। जिसने भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन किए, ब्रिटिश हुकूमत के साथ सतत संघर्ष किया, आज वो राज्य अपने ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। जिसका उदाहरण आपको 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा से पता चलता है। आप उत्तर भारत या दक्षिण भारत में जाएंगे तो पाएंगे कि एक ही परिवार में 2-3 राजनीतिक दलों के लोग होते हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा कल्पना करना मुश्किल है। और वहाँ पे सामाजिक सद्भाव, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, राजनीतिक सहिष्णुता का भारी अभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे कानून व्यवस्था की ओर आप जाएंगे तो ये हमारे लेखकों ने अपने लेख में ही दिया है कि कानून का पालन प्रशासन और पुलिस करती है, लेकिन वहाँ के समाज में एक राजनीतिक साठगांठ के तहत वहाँ पर पुलिस कार्य करती है, प्रशासन कार्य करता है। यदि आप राजनीतिक दल के या सत्ताधारी दल के पार्टी से आप हैं तो आपका EWS कार्ड, जाति का प्रमाण पत्र,
मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाएगा, राशन कार्ड आसानी से बन जाएगा। यदि आप सत्ताधारी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं हैं तो आपको यह सब चीज़ें प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और शायद आपका बने ही ना। ऐसे भी हमें उदाहरण उस बंगाल के सर्वे से प्राप्त हुआ। ऐसे आर्थिक विभिन्नता, मालदा के क्षेत्रों में हमारे लेखकों ने देखा कि भारी संख्या में पुरुषों का पलायन हुआ। जो वहाँ की बहनें हैं, दीदी हैं, वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं, अपने सास ससुर का भी पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन पुरुष वहाँ पर 2-2 सालों से अपने घरों पे नहीं आया है। ये जो सामाजिक विपन्नता की स्थिति का निर्माण हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है, ये पिछले 50 वर्षों के अदूरदर्शी सरकारों के कारण हुआ है। फिर बंगाल में एक चीज़ और देखा, क्लब कल्चर, मोहल्ला कल्चर। ये क्या है? हर एक स्थानीय स्तर पर क्लब बना हुआ है। बेरोजगार युवा दिन भर कैरम खेलते हैं और वहाँ के आसपास के समाज पर आर्थिक और सामाजिक रूप से नजर रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है या राजनीतिक दल से साम्यता नहीं रखता है तो उससे वो तो पानी ले यार, रोक दीजिए। बंगाल के अध्ययन में जो हमने कठिनाइयाँ पाई, एक तो वहाँ का स्थानीय समाज जो है हमें राजनीतिक व्यक्ति के रूप में देखने लगा। तो हम कुछ जगहों पर हमारे विद्यार्थियों के साथ में, हमारे शिक्षकों के साथ में वहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते लोगों ने थाने तक लेके जाने का प्रयास किया, मारपीट करने का भी वातावरण उत्पन्न हुआ। एक ये समस्या रही। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना बड़ा कठिन काम है बंगाल में। बहुत ही ओवरलोड जो है हर गाड़ियाँ होती हैं और तो एक ये भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की हमने जो समस्या पाई। तीसरी बात जो मैंने पाई वहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवहार या लोकतांत्रिक सहिष्णुता के अभाव के कारण वहाँ पर लोग वहाँ पे कोई बड़ी चर्चा करने से बचते हैं। अल्टरनेटिव व्यूज का अभाव है। हाँ, अल्टरनेटिव व्यूज का अभाव है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ पर कोई अपना मत देना नहीं चाहता है। एक ऐसा वहाँ का समाज है और बड़ा भयग्रस्त समाज है वहाँ का। तो ये भी एक वहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो लोग बहुत ज़्यादा आपसे, यदि आप देख लिया कि आप जो है वहाँ के निवासी नहीं हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा वो बात संवाद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उनका स्वभाव है, वो डर के मारे नहीं करते हैं वहाँ पर, ऐसा तो दिखाई पड़ता है। तो बेसिक चैलेंजेस काफ़ी रहे इस अध्ययन में। जी, लेकिन बंगाल में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। बहुत बढ़िया। एक तो बंगाल में जो समाज है वो बहुत उत्सव का समाज है। वो हर एक उत्सव को पूरा समूह सेलिब्रेट करता है। लगभग जैसे हमने कहा कि पूरा 28,000 मोहल्ले में बटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है काली जी की जो मूर्ति है या काली पूजा जो है वो हर मोहल्ले तक नहीं, हर घर तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे वहाँ पर नए नए पर्व जो है जो परंपरागत पर्व हैं वो खूब सेलिब्रेट किए जाते हैं। और वहाँ पे जो है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो बंगाल में जो है चीज़ें सस्ती हैं। आप वहाँ पर जो है खाना सस्ता है और जो है रसगुल्ला का एक अच्छा कल्चर है वहाँ पर कि जो है आपको कोई भी अतिथि आता है तो आपको रसगुल्ला से स्वागत होगा उसका। तो ये चीज़ वहाँ पर हमने देखा कि और वहाँ का खान पान और वहाँ की जो भोजन की विविधता है वो भी बहुत ही सीखने लायक है। आपने पाड़ा कल्चर की चर्चा की, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या कम्युनिस्टों के समय ये प्रक्रिया शुरू हुई और अभी तक चलती जा रही है, क्योंकि चलती जा रही है, या फिर ये नई जो रिजीम 2012 में बदली उसके बाद से ये नई
विसंगति शुरू हुई समाज में? देखिए, ये कम्युनिस्ट रिजीम की स्थापित व्यवस्था है और लेकिन सवाल तो दीप जी है कि टूट जाना चाहिए था 12 आने के बाद इस व्यवस्था को, तो वो व्यवस्था टूटी क्यों नहीं? देखिए, किसी व्यवस्था को बदलने के लिए आपको उसी स्तर, उसी लेवल पे एक मास सपोर्ट होना चाहिए और आपके पास उतने कार्यकर्ता होने चाहिए, विजनरी वॉलंटियर्स होने चाहिए, जो कि हमें अभाव दिखता है। ममता सरकार केवल कम्युनिस्ट सरकार, मुझे राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो मैं देखा वहां पर कि जो वामपंथी सरकार थी, उसी सरकार के कार्यशैली को टीएमसी अपना लेती है। इसका मतलब कि नेता, जो सरकार संभालने वाले लोग बदल गए, लेकिन बाकी सिस्टम उसी तरह पुराने ढर्रे पर चल रहा है। पुराने ढर्रे पे चल रहा है, बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर केवल पार्टी का झंडा बदला है, दल की व्यवस्था बदली है, लेकिन वही लोग हैं। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं पॉलिटिकल हिंसा, यही हिंसा जो है 2012 के पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही थी, जी जी जी, तृणमूल के कार्यकर्ताओं के साथ होती थी, जी जी, अब वही हिंसा अभी जो सत्ता है उसके विरोधियों के साथ हो रही है। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो वो जो है एक कंटिन्यूएशन है, जो बीज बबूल का पेड़ बोया गया था, वो और उसका नागफनी का कांटा बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने कई लेखों में इसकी वानगी देखी कि वो विस्तार हो रहा है। दीप जी, जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने चुनाव के जस्ट पहले ये अध्ययन किया, तो ये कोई संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित अध्ययन है, एक खास क्षेत्र का अध्ययन है, एक खास सत्ता पक्ष के खिलाफ अध्ययन है, या एक सामयिक राष्ट्रव्यापी अध्ययन है? इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? देखिए, संकटग्रस्त बंगाल एक क्षेत्रीय अध्ययन नहीं है। हम या हमारी टीम, हमारे जो मित्र हैं, समय समय पर हम कोई ना कोई ऐसा शोध करते चलते हैं, देखते चलते हैं। ऐसा एक संयोग बना कि हमने जब ये अपना सर्वे या अपना जो बंगाल का अध्ययन पूरा किया, हमारे जो, तो उसमें पाया कि ये इसको हमें पुस्तक रूप में भी लेके आना चाहिए, ये केवल रिपोर्ट के रूप में ही ना रह जाए। तो उसको हमने अपने अध्ययन को एक पुस्तक में इसको परिवर्तित कर दिया। दूसरा, देखिएगा, भारत का प्रत्येक राज्य केवल एक क्षेत्र के रूप में मत देखिए, वो पूरे देश के लिए एक संदेश है, पूरे देश के लिए एक अपना मॉडल देता है। कभी बंगाल ने भारत में को आर्थिक रूप से नेतृत्व प्रदान किया, आज इतनी विपन्नता है, पलायन है वहां पर, तो उस पलायन, बेरोजगारी और हतोत्साहित युवा, ये जो वातावरण वहां का है, उसे कैसे पॉजिटिविटी में लाया जाए। तो इस किताब के माध्यम से जो हमें अनुभव मिला, जो ज्ञान मिला, वो पूरे देश को सीखने का एक उपक्रम बन सकता है कि कैसे लंबे समय तक लोकतंत्र के नाम पर या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलोकतांत्रिक व्यवहार के द्वारा लोगों सत्ता में जमे रहे, और वहां पे निष्पक्ष वोटिंग की समस्या, हिंसा मुक्त वोटिंग की समस्या, भय मुक्त मतदाता की समस्या, ये सब समस्याएं केवल बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लोकतंत्र को बचाना है या भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करना है। तो हमें बंगाल की समस्या का जो अनुभव होगा या ज्ञान होगा, तो शायद संभवतः हम अन्य राज्यों में ऐसी अव्यवस्था नहीं उत्पन्न होने देंगे। और देश का शायद कोई भी राज्य कोई पृथक इकाई नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या से पूरा भारत प्रभावित होता है। और अगर बंगाल में पलायन हो रहा है, तो पहले बंगाल, जैसे आपने कहा मुर्शिदाबाद और मालदा, इन तमाम जगहों पर पलायन हो रहा है, तो वो पलायन उसके बाद आगे चल के दिल्ली पहुंचता है, आगरा पहुंचता है, वही पलायन जो है तमिलनाडु पहुंचता है। क्योंकि हम लोग भी यहाँ जब बात करते हैं, कई ऐसे बस्तियों में लोग मिलते हैं, तो हम पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो सब लोग कलकत्ता कहते हैं, लेकिन हम बांग्लादेश के होते हैं। जी। तो कई बार पहले बंगाल आए, और तो एक तरह से जो आपने जिसमें जैसे चैप्टर जो डेमोग्राफी पे है, वो तो राष्ट्रव्यापी है, क्योंकि वहां से तो समस्या स्प्रेड करेगी पूरे देश। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तो इस लिहाज से इसको सेक्टोरल अध्ययन नहीं कहा जा सकता। अब अध्ययन तो आपने कर लिया, आपके लेखकों ने अध्ययन कर लिया, क्या कुछ सुझाव भी ये किताब सामने रखती है कि क्या उपाय होने चाहिए इस संकट से बंगाल को बाहर निकालने के? जी देखिए, पहली बात वहाँ पे स्वावलंबन को बढ़ाना होगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ाना होगा, बेरोजगारी के लिए स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, युवाओं में उत्साह लाना पड़ेगा, मोहल्ला कल्चर को समाप्त करना पड़ेगा और भय मुक्त मतदाता की गारंटी लेनी पड़ेगी। जब तक हम इन पक्षों पे नहीं जाएंगे तब तक वहां पारदर्शी और ऐसी सरकार जो अपने राजनीतिक विचारधारा को जो है आर्थिक विकास के साथ में जो है समन्वय स्थापित कर पाए। अभी क्या हो रहा है या अभी तक क्या होता रहा है, राजनीतिक विचारधारा को सुप्रीम रखा गया और आर्थिक विकास को कमजोर किया गया। तो ये लिख पाया। और दूसरा, हमने जो अंत में एक बात और बताऊंगा कि लंबे श्रमिक आंदोलनों से निवेश को हतोत्साहन हुआ है और उग्र श्रमिक आंदोलन हुए जिससे उद्योगपतियों ने बंगाल छोड़ना ही उचित समझा। तो ऐसे हमें उद्योगपतियों को भी, निवेश को भी जो है एक सुरक्षित वातावरण बंगाल में देना होगा, तभी बंगाल आगे और बढ़ पाएगा, पुनः सोनार बांग्ला की ओर जा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए दीप जी। और दर्शकों को हम बताएं कि हमारी ये पुस्तक जो अपना संकटग्रस्त बंगाल है 3 भाषाओं में है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप सब इस पुस्तक को लें और उसको पढ़ें और जो तमाम शोध बड़ी मेहनत से की है डॉक्टर दीप नारायण पांडे और उनकी टीम ने, उसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि उससे बंगाल की समस्या को समझने का मौका मिलेगा और वैसी तमाम समस्याएं पूरे देश में, उन समस्याओं कैसे वो समस्याएं रिप्लिकेट हो सकती हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया, और उन समस्याओं का कैसे निदान हो सकता है, इसको भी समझने का मौका मिलेगा। तो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट है आप सबके सामने और इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए और इस पर आप अपनी भी राय कायम करिए, लोगों से चर्चा करिए, तभी जो है चर्चा करने से ही कोई भी लोकतंत्र जो है बड़ा बनता है, लोकतंत्र का विस्तार होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।